हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन अकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में 7 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे किस्तों पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। देखेंगे भाई, जैसे सवाल है, पहले हम पढ़ेंगे किस्तों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, जैसे सवाल लिखेंगे फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वहीं 350 रुपए देकर 350 रुपए नगद 3 महीनों तक 400 रुपए की 3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई। एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, परंतु वही 350 रुपए नगद 3 महीनों तक 350 रुपए नगद 3 महीनों तक 400 रुपए की 3 समान मासिक किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ध्यान देना है, 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। तो देखेंगे भाई, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, अगर उतने की चीज है, जैसे 1500 की चीज है, अगर हम 1500 दे दें तो वो चीज हमें आसानी से मिल जाएगी 1500 की। अगर हम इसे लेने की क्षमता नहीं है तो हम क्या करते हैं, थोड़े रुपए जमा कर देते हैं, थोड़े रुपए जमा करके वो चीज ले लेते हैं और किस्त बांध देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, जैसे हमने एक साइकिल खरीदी नगद भुगतान पर, नगद भुगतान क्या है, 1500 रुपए, क्या है 1500 रुपए। और नगद तत्काल भुगतान क्या है, नगद तत्काल भुगतान क्या कर रहे हैं, नगद तत्काल भुगतान क्या कर रहे हैं, 350 रुपए। क्या कर रहे हैं, 350 रुपए। अब इसमें जो बच रहा है, कह रहे हैं 3 महीनों तक 400 रुपए की 3 समान किस्तों में। अब इसमें जो बचेगा, जीरो यहाँ पर क्या बचेगा 5, और यहाँ पर बचे 4 में 3 चला जाएगा, क्या बचेगा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 में 3 जाएंगे 1, यहाँ पर 1, तो 1150। अब कह रहे हैं जो बच्चा इतने रुपए तुरंत हमें जमा करना पड़ेगा, हम 350 रुपए तुरंत जमा करेंगे। इसके बाद जो बचेगा उसकी हम किस्त बांध देंगे, कितने रुपए की, 3 महीनों के लिए 400 रुपए की क्या बांधना पड़ेगा भाई, किस्त बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम 3 महीनों तक 400 रुपए की किस्त बांधेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर हम 400 रुपए की 3 समान मासिक किस्तों में बांटना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 350 था, और यहाँ पर 400 रुपए क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 11 में 4 गए 7, 750 रुपए बच जाएगा। अगर 1150 रुपए एक महीने का ब्याज हमें 400 रुपए देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 750 रुपए बचेगा। फिर यहाँ पर हमें 3 महीनों तक इसी तरह प्रोसेस चलेगा, 3 महीनों तक हम यही चीज प्रक्रिया करेंगे, तो हमें पूरा भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर हम 400 रुपए क्या करेंगे, ब्याज देंगे, फिर क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 350। अब हम ये दूसरे महीने का हो गया। अब तीसरे महीने में हम क्या करेंगे, तीसरे महीने में 400 रुपए देकर हम पूरा लोन चुकता कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, अगर ये 400 रुपए देकर हम पूरा भुगतान कर रहे हैं, तो 3 महीनों तक तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका योग क्या हो जाएगा 1200 रुपए। क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा 1200 रुपए। और यहाँ पर क्या है,
1150 रुपए का भुगतान करना था, तो हमें कितना पड़ रहा है 1200 रुपए। तो 1200 में हम 1150 क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो क्या बचेगा 50 रुपए। ये क्या बचा, ब्याज। ब्याज हमें 3 महीनों का ब्याज कितना रुपए पड़ रहा है, अगर किस्त पर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो ब्याज हमारा कितना पड़ जा रहा है, 50 रुपए ब्याज पड़ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो ध्यान देंगे, ब्याज की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने बताया था मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो मूलधन इसमें क्या हो जाएगा 1150 रुपए, और इसमें क्या हो जाएगा 750, और यहाँ पर 350। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 1100 मूलधन गुणे दर। दर इसमें क्या दिया हुआ है, दर तो निकालनी है, तो दर आर गुणे 1 महीना। 1 महीने के लिए ये क्या हो, 1 महीना, ये भी 1 महीना हो गया, ये भी 1 महीना, इसमें भी 1 महीना हो जाएगा। तो 3 महीनों के लिए हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1/12, अगर वर्ष में बदलना है, एक महीने को वर्ष में बदलना है तो क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, 12 से भाग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मूलधन इसमें क्या है 750 रुपए में 750 रुपए बचते हैं। तो 750 गुणे 1, यहाँ पर दर हो जाएगा, दर गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12, 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे प्लस, फिर यहाँ पर 350 बचा है, तो 350 लिख देंगे। 350 गुणे आर गुणे 1/12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसमें भी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर अगर हम इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें आर गुणे 1/100 गुणे 12, आर गुणे 1 गुणे 100/12, इसमें तीनों में ये मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई सब लोग, आर इंटू क्या हो जाए, आर बटे क्या कॉमन मिल रहा है, आर बटे 100, और यहाँ पर बराबर, यहाँ पर ब्याज क्या निकला भाई, ब्याज बराबर 50 रुपए निकला है, ब्याज बराबर 50 रुपए निकला है। तो 50 को डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर आर गुणे क्या हो जाएगा 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1150, क्या बचा 1150 प्लस 750, 750 प्लस क्या हो जाएगा 350, ये और बराबर क्या हो जाएगा 50 रुपए। 50 रुपए हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, अब यहाँ पर 50 और इसको हम जोड़ लेंगे भाई, तो आर बटे 100 गुणे 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 0, यहाँ पर 5 5 10 5 15 15 हो जाएगा, 7 3 10 10 1 11 11 11 1 क्या हो जाएंगे 12, और यहाँ पर 1 1 2 2250 बराबर क्या हो जाएगा 50 रुपए। अब यहाँ पर ये 2250 हो गया, यहाँ पर 0, तो अब यहाँ पर इसको हम सरल कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या है 25 चौको 100 और 25 9 ये 225, यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या आया, यहाँ इधर कर लेते हैं भाई, आर बटे क्या हो जाएगा, आर बटे 12 चौक 48, यहाँ पर 48 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये वाला आर बराबर क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 48 बटे 9 लिख सकते हैं। यहाँ 3 से 3 तरक का 9, 3 एकम 3, और यहाँ पर बचा 1 तिछंग 18, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 16 5 80, 80 बटे 3 लिख सकते हैं। अब आर बराबर क्या निकला 80 बटे 3। अब इसको हम आर बराबर ये भी इतना परसेंट भी लिख सकते हैं, या फिर इसे सही में बनाना है, 3 दूनी 6 बचा 2 तिछंग 18 2 26 सही 2 बटे 3 निकल आएगा, 3 दूनी 6 और बचा 2, तो क्या हो जाएगा तिछंग 18 बचा 2 बटे 3, ये आर बराबर क्या निकला 26 सही 2 बटे 3%, यही आंसर हो जाएगा। हमें दर निकालनी थी, ये दर निकल आएगी। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। इसको हम इसके आगे और सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या नगद भुगतान 1500 रुपए है, और नगद तत्काल भुगतान, जब हम कोई चीज तुरंत खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत भुगतान भी कुछ रुपए तो देना ही पड़ेगा, तभी हमें किस्त पर बांधेंगे, नहीं तो अगर हम बिना कुछ रुपए दिए हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा 350 रुपए देना पड़ेगा। तो जो बचेगा बाद में,
जो बचेगा उसका उसकी हम किस्त बांध देंगे। जब हम किस्त बांधेंगे तो किस्त के हिसाब से उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमें दर निकालनी थी। दर क्या आ जाएगी, r बराबर 26 सही 2/3%, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे इसी तरह का सवाल देखते हैं, तो जिससे कि और क्लियर हो जाए। और आगे सवाल देखते हैं भाई। जैसे सवाल है, एक पेन 60 रुपए में खरीदा जा सकता है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद तथा 6 महीनों तक 8 रुपए 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है। सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, केवल इसमें डिजिट कम छोटी दे दिए हैं। क्या दे रहा है, एक पेन 60 रुपए में खरीदा जा सकता है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद तथा 6 महीनों तक 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। तो ब्याज की दर निकालना है। इसको भाई ध्यान समझेंगे। जैसे उसी तरह है, जैसे 60 रुपए, तो नगद भुगतान हमें क्या करना पड़ रहा है, नगद भुगतान हमें 60 रुपए का करना पड़ रहा है। अगर हम 20 रुपए के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नगद तत्काल भुगतान क्या करना पड़ रहा है, नगद तत्काल भुगतान हमें अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो हमें कुछ ना कुछ तो रुपए भाई देना ही पड़ेगा। तो हम क्या दे रहे हैं, 20 रुपए जमा करके और 6 महीनों तक 8 रुपए की किस्त बांध रहे हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर 20 रुपए जमा करके हम कितने महीने, 6 महीनों तक 8 रुपए की किस्त बांध रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या करें, 6 महीनों तक, अगर 6 महीनों तक 8 रुपए की किस्त बांध रहे हैं, देखेंगे भाई यहाँ पर 8 रुपए की अगर किस्त अगर एक महीने की 8 रुपए है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 32 रुपए। अब दूसरे, ये एक महीने की हो गई, ये क्या हो गए, एक महीने की किस्त हो गई। अब दूसरे महीने में हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपए की फिर दे रहे हैं। ये दूसरा महीना, ये महीना हो गया, ये भी एक महीना हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 8 महीने के यहाँ पर जमा कर रहे हैं तो 16 बच रहा है। फिर 8 महीने के जमा कर रहे हैं तो एक महीने के लिए फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर 8 रुपए जमा कर रहे हैं तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। फिर 8 रुपए जमा कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16। अगर 32 में 8 जाएंगे तो 24 बचेंगे, 24 में 8 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 16 में 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। फिर 8 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये 6 महीने तक यही प्रोसेस चलेगा। 1 2 3 4 5 6 महीने तक हमें किस्त देना पड़ेगा। कितने रुपए की, 8 रुपए की। क्या देना पड़ेगा, 8 रुपए की 6 किस्तें हमें देना पड़ेगा 6 महीने तक। तो यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर 40 रुपए है, क्या है 40 रुपए, और यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम 8 काट 16 24 8 32 8 5 48, तो कितने रुपए हमें देना पड़ रहा है भाई, 48 रुपए। तो यहाँ पर 40 रुपए देना था, लेकिन अगर हम उस वस्तु को तुरंत नहीं खरीद पा रहे हैं तो कितने रुपए की ब्याज देना पड़ रहा है, 48 रुपए। 48 मतलब 8 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, 40 से 48 मतलब 8 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, यहीं पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 48 रुपए कुल हुआ 6 महीने तक। अगर 8 रुपए की हिसाब से बांध रहे हैं तो 40 रुपए देना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 रुपए क्या ब्याज हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखेंगे 40 ये मूलधन हो गया, दर क्या है, दर निकालनी है, गुणे 1/12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर प्लस
फिर यहाँ पर 32 आया तो 32 गुड़े आर गुड़े 1/12, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसी तरह यही प्रोसेस चलता रहेगा, तो 24 गुड़े यही पर यही प्रोसेस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर 16 हो जाएगा, यही प्रोसेस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, फिर यही प्रोसेस, फिर प्लस क्या हो जाएगा 0, जब 0 गुड़े ये कहां तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 बार जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह जैसे पहले वाला सवाल है, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट करने का तरीका सीख लेते हैं भाई। अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा कॉमन ले लें, कितना कॉमन, अगर हम r इंटू 1/12 गुड़े 100 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला पूरा जुड़ जाएगा। हम डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं भाई, देखते हैं 4 2 6 6 6 12 12 8 20, क्या आया 20। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 10 2 क्या होंगे 12, 120 आ जाएंगे, क्योंकि 2 हासिल आया था, 10 आया, 10 2 12 हो जाएंगे गुड़े r, और यहाँ पर बराबर करके क्या होगा भाई, बराबर करके यहाँ पर क्या आया था, बराबर करके 8, यहाँ पर ब्याज क्या निकला 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर ध्यान देंगे r गुड़े 1/12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, बराबर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर ध्यान देंगे ब्याज क्या निकला, ब्याज बराबर मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटे 100। तो वही चीज हम कर रहे हैं, ये तो शुरू से हम करते चले आ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर ऐसे कर लेंगे तो वही चीज हमें निकल आएगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, और यहाँ पर ध्यान देंगे r बराबर ये यहाँ पर 10 बचा है, यहाँ पर 8 है, 10 उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा 80, यहाँ पर दर क्या निकली 80%, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। केवल क्या करना था, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल था, जो ये होती है ये दर, ये क्या होता है मूलधन, और ये 8 रुपए पड़ रहा है एक महीने में, दूसरे महीने में 8 रुपए, तो 6 महीने तक 8 रुपए दे रहे हैं, तो ब्याज हमें क्या 48 रुपए में ब्याज हमें क्या पड़ रहा है 8 रुपए। अगर हम तुरंत दे देते वस्तु तो हमें 60 रुपए में वो वस्तु मिल जाती। तो हमें ये बात समझना है, और उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल है, एक आदमी बैंक से 6,000 रुपए उधार लेता है, परंतु 4 वर्षों के बाद 4 वर्षों के बाद 2500 रुपए जमा करता है, 2500 रुपए जमा करता है तथा 5 वर्षों के अंत में 5 वर्षों के अंत में 4550 रुपए जमा करके पूरा उधार चुकता कर देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई, इसको आसानी से समझेंगे और देखेंगे भाई, वही उसी तरह सवाल है, खाली थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखेंगे भाई और समझेंगे। जैसे 6,000 रुपए उधार लेता है, परंतु 4 वर्षों के बाद 2500 रुपए जमा करता है 4 वर्षों के बाद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 6,000 रुपए है तो यहाँ पर कितने, तो 1 वर्ष का, तो यहाँ पर 1 वर्ष में तो कुछ जमा नहीं कर रहा है, 1 वर्ष के अंत में ये कुछ तो जमा नहीं कर रहा है, तो हम 6,000 लिख देंगे। फिर दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए जमा कर रहा है, लेकिन कुछ 6,000 है, कुछ नहीं जमा कर रहा है। फिर तीसरे वर्ष 6,000 है तो कुछ नहीं जमा करता है। चौथे वर्ष
6,000 चौथे वर्ष के अंत में 4 वर्षों के बाद 2500 रुपए जमा करता है। यहाँ पर क्या पर भाई 2500 रुपए जमा करता है। तो 2500 रुपए जब जमा करता है तो कितने रुपए बचते हैं, कितने रुपए बचते हैं? जब ये 4 वर्षों के बाद जब 2500 रुपए जमा कर देता है तो हमारे कितने रुपए बचते हैं? 0, इसमें घटा देंगे 0 0, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 में 5 जाएंगे 5, यहाँ पर 5 5 में तो गया 3, 3500 रुपए बचा। जब 4 वर्ष के बाद ये पहला वर्ष हो गया, पहला वर्ष में कुछ नहीं जमा करता है, दूसरे वर्ष में भी कुछ नहीं जमा करता है, दूसरे वर्ष में भी कुछ नहीं जमा करता है, और तीसरे वर्ष में भी कुछ नहीं जमा करता है, और 4 वर्षों के बाद उसने कितने रुपए जमा किए? 25 रुपए। तो 2500 रुपए उसने जमा किए तो कितना रुपए बचा? 3500 रुपए। और क्या करें, 5 वर्षों के अंत में 4550 रुपए, 4550 रुपए जमा करके 4550 रुपए 4 वर्षों के बाद, यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो 5 वर्ष के अंत में 4550 रुपए क्या करके ये पूरा उधार चुकता कर देता है। 4550 रुपए जमा करके पूरा उधार चुकता कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर ये पूरा चुकता कर रहा है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 6 1 7, 7050 रुपए। अगर इसको 6000 रुपए थे, 6000 रुपए देना था, लेकिन ये ब्याज, जब ब्याज देना पड़ेगा तो उसे 7050 रुपए देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 7050 रुपए देना पड़ रहा है, और 6000 रुपए उसे उधार लिया था, तो 6000 रुपए उसने उधार लिया था, तो कितने रुपए उसे ब्याज देना पड़ रहा है? ध्यान देंगे यहाँ पर ब्याज कितने रुपए आ रहा है? 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 में 0 जाएगा 5 0, यहाँ पर 1050 रुपए उसे क्या देना पड़ रहा है? ब्याज। जब उसने 5 वर्षों के अंत में 4550 रुपए जमा किए और 4 वर्षों के बाद 2500 रुपए जमा किए, तो उसे ब्याज कितना रुपए देना पड़ रहा है? 1050 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, वैसे ही सवाल कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज क्या आया? 1050, यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्याज क्या आया? 1050 रुपए। ब्याज क्या निकला? ब्याज निकला है 1050 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर वैसे ही कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट वही चीज कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा 1 बटे क्या हो जाएगा? दर निकालना है, दर गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा r गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरह इसमें सब में क्या हो जाएगा? 1 गुणे r गुणे 1 बटे 100 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी प्रोसेस, इसी में भी प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या, इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 0, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 का 6 18 18 6 24 24 3 27, क्या हो जाएगा? 27 गुणे r गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। और आगे देखते हैं भाई, समझते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 27,500 गुणे r गुणे 1 बटे 100 हो गया। अब यहाँ पर ब्याज हमें क्या दे रहे हैं? ब्याज हमें दे रहे हैं 27,500 गुणे r गुणे 1 बटे 100 बराबर क्या दे रहे हैं? 1050। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज क्या दे रहा है इसमें? ब्याज क्या दे रहा है? 1050, तो बराबर 1050 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई आसानी से। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 25 से कम 25 क्या हो जाएगा? 25 से कम 25, 25 से कम 25, और यहाँ पर 25 चौको 100, 25 दूना 50। यहाँ पर क्या आया? r बराबर क्या आया? 42 बटे 11 आ गया। अब इसको हम सही में लिखना है तो सही में लिख लेते हैं, या फिर इतना भी परसेंट लिख सकते हैं। तो कर देंगे 11 33 33 और 9, यहाँ पर 9 बटे 11, 3 सही 9 बटे 11%, यही दर निकल आएगी। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। उसी तरह सेम टू सेम है, केवल यहाँ पर क्या करें? 4 वर्षों के अंत में क्या करें? 4 वर्षों के अंत में 2500 रुपए, तो 2500 लिख देंगे। और 5 वर्षों के अंत में, तो 5 वर्षों के अंत में 4500 रुपए देकर वो पूरा भुगतान चुकता कर देता है। तो यहाँ पर हम 4500, ये क्या हो जाएगा? इसको हम जोड़ लेंगे जो हम दे रहे हैं। जब 2500 रुपए दिए और 4550 रुपए दिए तो पूरा लोन चुकता होगा जितना लिया था। तो यहाँ पर 7050, तो ब्याज क्या निकला भाई? 1050 निकलेगा।
तो हम इसको सॉल्व करके सीधा आर निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे तो दर कितनी निकले 3 सही 9/11%। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। और आगे भाई सवाल देखेंगे और समझेंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है, एक आदमी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक में कुछ धनराशि जमा कराता था ताकि प्रत्येक वर्ष के अंत में पांचवें वर्ष के अंत में उसे 4200 रुपए प्राप्त हो तो वह कितने रुपए जमा कराता था। वह कितने रुपए वर्ष के अंत में, यहाँ पर ले लेंगे वर्ष प्राप्त हो तो वह वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कराता था। ये दिया हुआ सवाल। क्या दिया हुआ है, एक आदमी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक में कुछ धनराशि जमा कराता था ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे 4200 रुपए प्राप्त हो तो वह वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कराता था। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, क्या कह रहे हैं, 5वें वर्ष के अंत में उसे 4200 रुपए प्राप्त हुए। जैसे इसमें कह रहे हैं वह वर्ष के अंत में रुपए जमा कराता था, तो यहाँ पर प्रारंभ में तो कुछ जमा नहीं कराता था। फर्स्ट ईयर के प्रारंभ में या बिगिनिंग कह सकते हैं, प्रारंभ में वो कुछ नहीं जमा कराता था। और क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंत में अगर मानेंगे कि फर्स्ट ईयर के अंत में वो 100 रुपए जमा कराता था। यहाँ पर सेकेंड ईयर मान लेंगे, यहाँ पर सेकेंड ईयर के अंत में जब वो जमा कराता है तो अंत में, वर्ष के अंत में जमा कराता है। तो यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में, यहाँ पर एंड लिख सकते हैं। और फोर्थ ईयर के एंड में और 5 ईयर के एंड में वो जमा कराता है। अगर वो फर्स्ट ईयर के अंत में 100 रुपए जमा कराता है तो 4 वर्षों का 10% की दर से, यहाँ पर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो यहाँ पर ये 4 वर्षों का क्या निकलेगा, 4 वर्ष का हम ब्याज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 वर्ष के ब्याज निकालेंगे, 4 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये जीरो कट जाएगा तो क्या आएगा 40। इसे हम क्या लिख देंगे 40, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अगर कह दें यहाँ पर कह दें सेकेंड ईयर के अंत में तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। हम ये माना कि 100 रुपए वर्ष के अंत में जमा कराता है, दूसरे वर्ष के अंत में 100 रुपए जमा कराता है तो कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा 10% की दर से 3 वर्षों का, 1 2 3, ये एक वर्ष, तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो दर इसमें क्या दिया 10%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे वर्ष के अंत में अगर 2 वर्षों का 10% की दर से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब तीसरे वर्ष में 1 वर्ष बचा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर 100 है ना, 100 है तभी यहाँ पर 20 आया 100 रुपए, इसमें भी 100 रुपए माने हैं और इसमें भी हम 100 रुपए मान लेंगे। अगर यहाँ पर 100 रुपए मानेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 रुपए, यहाँ पर 1 वर्ष का 10% की दर से, 1 वर्ष का 10% की दर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखेंगे जैसे यहाँ पर 100 रुपए दिया हुआ है और यहाँ पर कह रहे हैं 10% की दर से 1 वर्ष का, तो यहाँ पर ये 1 वर्ष बचा है तो यहाँ पर 1 वर्ष, यहाँ ये जीरो कर जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब कह रहे हैं वर्ष के अंत में 100 रुपए जमा करता है, लेकिन अगर 100 वर्ष, अगर लास्ट में जैसे हम किसी बैंक में गए और जैसे 11 बजे गए और
हम दोबारा 11 बजे जमा करके आए और फिर हम 2 बजे पहुंच गए तो हमें ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर तुरंत गए, तुरंत जाएंगे, तुरंत जमा करने गए और उसके बाद फिर लेने चले गए ब्याज, तो ब्याज हमें कुछ नहीं मिलेगा, ब्याज कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्ष के अंत में हम 100 रुपए जमा करने गए, उसके तुरंत बाद फिर हम ब्याज लेने पहुंच गए तो हमें ब्याज कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भाई ये मूलधन क्या दिए हैं? 100 प्लस 100, यहाँ पर 100 और 100 और 100 और 100, ये मूलधन कितना हो जाएगा? 500 इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ब्याज 40 रुपए, इसका 100 रुपए का 10% की दर से 4 वर्षों के ब्याज 40 रुपए निकला। तो ये तीनों पांचों का ब्याज क्या निकलेगा? 100 रुपए हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 10, 100। तो ब्याज क्या निकला? ये ब्याज हो गया और ये क्या हो गया? मूलधन। तो 500 और ये 600, तो 600 यूनिट क्या निकला? ब्याज हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसमें मूलधन क्या निकला? मूलधन तो 500 रुपए है, मूलधन क्या है? 500 और ब्याज क्या निकला? 100 रुपए। तो ये 600 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 रुपए मिश्र धन हो जाएगा, ये मिश्र धन। और अगर देखेंगे भाई तो कह रहे हैं 5वें वर्ष के अंत में, ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे 4200 रुपए प्राप्त हो। तो जब 4200 रुपए प्राप्त हो रहे तो ये क्या है भाई? मिश्र धन दिया है। और मिश्र धन या क्या निकला? मिश्र धन। तो 600 यूनिट, हम 600 यूनिट बराबर क्या लिख देंगे? 4200 तो 1 यूनिट बराबर, यहाँ पर 6 यूनिट बराबर 42, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 700 रुपए। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 700 रुपए। तो 700, यही 700 आंसर सही हो जाएगा। कितने रुपए जमा कराता था? वर्ष के अंत में वो कितने रुपए जमा कराता था? 700 रुपए। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर केवल ये ध्यान देना, वर्ष के प्रारंभ में तो उसे कुछ नहीं, जब हम प्रारंभ में कोई चीज जमा करते हैं तो हमें कोई नहीं जमा करना पड़ रहा है, कोई भी रुपए जमा नहीं करना पड़ रहा है। और अगर वर्ष के अंत में, यहाँ पर वह वर्ष के अंत में कितने रुपए, तो हमें सभी वर्षों के अंत में ही जमा करना पड़ रहा है। 100 रुपए इसमें जमा कर रहे हैं, 100 रुपए मान लिया इसमें जमा कर रहे हैं, 100 रुपए इसमें जमा कर रहे हैं, 100 रुपए हम 5 वर्षों में जमा कर रहे हैं। तो हम इसको मानकर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 वर्षों का 10% की दर से 4 वर्षों का, ये पहले हम ये और ये 4 वर्षों का निकाल लेंगे तो 40% निकलेगा, फिर 30%, फिर 20%, इसी तरह कर लेंगे तो ये ब्याज क्या निकलेगा? 100 रुपए निकलेगा। और मूलधन ये क्या हो जाएगा? 4 पांचों का 500, तो इनको ऐड कर लेंगे, 600 यूनिट मिश्र धन हो जाएगा। 600 यूनिट बराबर 4200 के बराबर दे रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 7 हो जाएगा। 100 यूनिट यहाँ पर सभी में क्या आ रहा है? तो कितने रुपए जमा कराता था? तो 700 इसमें, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 से इसमें और 7 से इसमें, सभी में 7 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? यही। तो 700 रुपए वो प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा कराता था। यही आंसर हो जाएगा। 700 रुपए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल हैं, सभी लोग समझ लेंगे अच्छे से। जैसे है सवाल 5 वर्ष के बाद 4200 रुपए के दे ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से, दे ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई। इसको भी उसी तरीके से समझेंगे और देखेंगे। सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, इसको भी वैसे देखेंगे। वर्ष के प्रारंभ में, फर्स्ट ईयर्स के स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग लिख देंगे, फर्स्ट ईयर्स के स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा है। और अगर फर्स्ट ईयर के एंड में हमें क्या देना पड़ रहा है? हम मान लेंगे 100 रुपए देना पड़ रहा है। और सेकेंड ईयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड ईयर के अंत में क्या देना पड़ रहा है? 100 रुपए। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर के इंड हो जाएगा। यहाँ पर ईयर सभी में है, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 के इंड में,
इंड में, यहाँ पर भी इंड में, यहाँ पर भी इंड में। यहाँ पर 100 रुपए अगर जमा करता है 4 सालों के लिए तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 सालों के लिए 1 2 3 4 सालों के लिए वो जमा करता है कितने रुपए, 10% की दर से। तो 10% की दर से हमने बताया है 100 गुणे 10 गुणे 4/100, तो यह क्या आ जाएगा 100। यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा 40। तो ब्याज क्या आया, ब्याज निकला है 40, तो 40 लिख देंगे। फिर 100 वर्ष के 3 वर्षों के लिए जमा कराता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 100 वर्ष के 2 वर्षों के लिए जमा कराता है तो 20 आ जाएगा। यहाँ 100 वर्षों के लिए 100 रुपए का 1 वर्ष के लिए जमा कराता है 10 आ जाएगा। जब वर्ष के अंत में जमा कराता है, अगर तुरंत गया और तुरंत ही ब्याज लेने पहुंच गया तो उसे कुछ ब्याज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 100 रुपए जमा करता है तो उसे ब्याज वर्ष के अंत में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 30 70 70 20 70 20 90 90 10 100, तो क्या हो जाएगा 600 500 और 100 रुपए क्या हो जाएगा 600 रुपए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। 600 यूनिट बराबर क्या दे रहे हैं 4200 रुपए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। तो ये भी मिश्र धन हो जाएगा, और ये भी क्या निकला मिश्र धन। साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पर साधारण ब्याज 100 है, मूलधन 500 है, तो इनको जोड़ेंगे तो मिश्र धन निकलेगा। ये क्या निकलेगा मिश्र धन, और यहाँ पे मिश्र धन बराबर ये मिश्र धन के बराबर यूनिट निकलेगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 7 के हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से ये 0 ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 6 बराबर 6 7 42, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 700 के। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज सभी को समझ में आ गई हो तो दूसरा तरीका भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं। अगर ये तरीका समझ में आ गया हो तो हम दूसरा तरीके से भी ये सवाल कर सकते हैं। देखेंगे भाई, इसको हम दूसरे, ये अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, और हम दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं भाई आसानी से। अगर 1-2 बार ये सही से तरीके से हम समझेंगे तो आराम से हो जाएंगे। देखेंगे भाई, जैसे इस सवाल को करना है तो हमें देय ऋण, एक सूत्र होता है एनुअल पेमेंट, एक होता है जिसे वार्षिक भुगतान कहते हैं। वार्षिक भुगतान इसे कहते हैं एनुअल पेमेंट। क्या कहते हैं एनुअल पेमेंट। और इसे कहते हैं इनकम। क्या कहते हैं इनकम भी बोलते हैं। तो ये सूत्र होता है भाई, बराबर करके यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे। वार्षिक भुगतान का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे देय ऋण। क्या होता है देय ऋण बटे क्या होता है 100 इंटू टी प्लस टी इंटू आर टी माइनस 1 बटे क्या होता है 2। यहाँ पर क्या हो जाता है 100। ये सूत्र होता है। अगर ये सूत्र से हम ये सवाल को लगाएंगे तो ये सवाल आसानी से लग जाएगा। इसको भाई समझते हैं। जैसे यहाँ पर देय ऋण क्या दिया हुआ है 4200 रुपए, तो 4200 रुपए लिख देंगे। क्या लिख देंगे 4200 रुपए, और यहाँ पर 100 तो 100 सूत्र है वाला है। टी का मान क्या दिए 5 वर्ष, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस लगा है ना सूत्र में, तो प्लस लगा देंगे। टी कितना दिया 5, तो 5 लिख देंगे। आर कितना दिया है 10, तो 10 लिख देंगे। यहाँ पर टी माइनस 1, टी कितना दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और माइनस 1 बटे यहाँ पर क्या दे रहे हैं 2, और यहाँ पर गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई आसानी से। यहाँ पर दिया है, इसके आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4200 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम 500 लिख सकते हैं। 500 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से इसको काट 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 5 5 25, यहाँ पर 25 गुणे 4 और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 4200 क्या हो जाएगा 4200 बटे 500 और 25 चौको 100, तो यहाँ पर 25 को गुणा 4 से करेंगे 100 हो जाएगा। 500 में 100 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 600, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 है। ये 0 से ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 6 1 6 6 7 42, तो यह 700। तो वार्षिक भुगतान क्या निकला, वार्षिक प्रत्येक किस्त का या कह सकते हैं या वार्षिक भुगतान। तो यहाँ पर क्या निकला वार्षिक भुगतान क्या निकला, वार्षिक भुगतान क्या निकला 700 रुपए। इनकम क्या निकली 700 रुपए। ऐसे भी ये सवाल कर सकते हैं। अगर उस तरीके से करना है किस्तों के माध्यम से तो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये सूत्र के माध्यम से कहते हैं कर सकते हैं। इसे वार्षिक भुगतान भी बोलते हैं, एनुअल पेमेंट भी बोलते हैं, या इसे एपी भी कह सकते हैं, इनकम भी बोलते हैं, इसे किसी भी नाम से बोल सकते हैं। और ये उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हो जाता है देय ऋण बटे 100 गुणा टी प्लस टी इंटू आर टी माइनस 1। ये है टी क्या है समय है, आर क्या है दर है, तो वही सूत्र लगा देंगे ये सूत्र, तो सवाल आसानी से ये वाला हो जाएगा। और सवाल इसी का भाई देख लेते हैं समझ लेते हैं, जिससे कि
और क्लियर हो जाए। ये इसी सूत्र से सब सवाल देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सवाल दिया हुआ है 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे ऋण को चुकता करने के लिए चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना चाहिए? चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है भाई। उसी तरीके से समझेंगे ये सवाल भी। 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। देखेंगे भाई, जैसे हमने बताया है वार्षिक भुगतान का सूत्र क्या होता है। वार्षिक भुगतान का सूत्र हमने बताया है दे ऋण बटे क्या होता है 100 इंटू टी प्लस टी इंटू आर तो टी माइनस क्या हो जाता है 1/2 इंटू 100। यह सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में हम रख देंगे दे ऋण। इसमें क्या दिया है 2210 और 100 गुणा क्या हो जाएगा। टी का मान क्या दिए हैं, टी का मान दिए हैं 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे प्लस टी का मान फिर 4 दिए हैं तो 4, आर का मान क्या दिए 7%, क्या दिए हैं 7%। फिर टी कितना दिए हैं 4 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर गुणा 100 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात सबको अब समझ में आ गई। अगर सूत्र से रखेंगे, केवल सूत्र में इन मानों को रख देंगे, बस सवाल लग जाएगा, सरल कर लेंगे। फिर देखेंगे भाई, और 2210 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 14 थे 42, क्या हो जाएगा 42। यहाँ पर क्या हो जाएगा 42, यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 थे 42, इतना हुआ। और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे इसके लिख लेते हैं 2210 बटे क्या हो जाएगा 442, क्या हो जाएगा 442 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 221 है, 221 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 442 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या आया 500 रुपए। उसे कितना रुपए जमा करना पड़ रहा है वार्षिक, उसे चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा तो 500 रुपए। यही आंसर हो जाएगा 500 रुपए, यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर कभी कभी ये सवाल, इस सवालों में दे ऋण निकालना होता है, वार्षिक भुगतान दिया होता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वार्षिक भुगतान 2200 रुपए दिया होता है, 2210 रुपए, तो यहाँ पर हम 2210 रख के यहाँ पर दे ऋण निकालना पड़ेगा। बहुत अगर सवाल आ जाए दे ऋण निकालिए तो वार्षिक भुगतान दिया रहेगा जैसे, तो हम उसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सभी सवाल आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।